हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आपका एनके फार्मा एकेडमी के अंदर। आज हम डिस्कस करेंगे फार्माकोग्नोसी में चैप्टर वाइज एक एक नंबर के 1 मार्क्स के इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हम ट्राई करेंगे कि एक या दो चैप्टर के जितने भी आज की क्लास में हो पाते हैं हम उनके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने इम्पोर्टेंट 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं उनसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं 1 मार्क्स के क्वेश्चन, क्योंकि जितना टाइम हम 3 और 5 के क्वेश्चन में कंज्यूम करके जो हम मार्क्स ऑब्टेन कर पाते हैं उससे आधे में से आधा टाइम भी अगर हम 1 मार्क्स के क्वेश्चन पे स्पेंड करते हैं तो उससे हमें डबल एडवांटेज रिसीव होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट चैप्टर के, सेकंड थर्ड जितने भी चैप्टर के आज हो पाते हैं उतने चैप्टर के आज की क्लास में हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, एक एक नंबर के क्वेश्चन को, चाहे वो डेफिनेशन हो, चाहे वो कोई एग्जाम्पल हो, चाहे वो कोई अगर कैटेगरी हो, किसी भी तरीके से हो, एक नंबर का जैसे भी जो भी क्वेश्चन बन पाएगा जिस भी चैप्टर से हम आज कंप्लीटली डिस्कस करेंगे। तो क्लास में लास्ट तक आपको बने रहना है, क्लास को बीच में स्किप नहीं करना है। तो भाई फर्स्ट चैप्टर है हमारा फार्माकोग्नोसी का, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ जो फार्माकोग्नोसी है इसके अंदर हम पढ़ते हैं फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के बाद में हिस्ट्री और स्कोप के बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो एक नंबर के पुटअप हो सकते हैं। तो इस चैप्टर में देखो, रोल नंबर वाइज हम देखते हैं, स्टार्ट से सीक्वेंस वाइज हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला क्वेश्चन तो बनेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन आनी चाहिए। फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन के बाद में क्रूड ड्रग की डेफिनेशन पढ़नी है। क्रूड ड्रग की डेफिनेशन के बाद में आपको पढ़ने हैं एग्जाम्पल ऑफ क्रूड ड्रग्स। मीन्स इसका मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग, अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, जिसमें आएंगे इसके टाइप्स होंगे क्रूड ड्रग के। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, क्रूड ड्रग की डेफिनेशन पढ़ेंगे, एग्जाम्पल ऑफ क्रूड ड्रग्स के एग्जाम्पल पढ़ेंगे, क्रूड ड्रग कितने टाइप की होगी, फिर उनके भी हमें क्या पढ़ने होंगे, इनके भी हम क्या पढ़ेंगे, एग्जाम्पल पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिर देखो पहला क्वेश्चन है हमारा एक नंबर का पहले चैप्टर से, चैप्टर फर्स्ट जो फार्माकोग्नोसी का पहला चैप्टर है, हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सीक्वेंस वाइज हम एक एक क्वेश्चन निकाल के लेके आएंगे पूरे चैप्टर में से। पहला क्वेश्चन है फार्माकोग्नोसी। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फार्माकोग्नोसी क्या है। तो फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है, कि फार्माकोग्नोसी साइंस की ब्रांच है जिसमें हम क्रूड ड्रग के बारे में स्टडी कर सकते हैं। डील विद क्रूड ड्रग नहीं लिख सकते तो ऐसे लिख सकते हो, फार्माकोग्नोसी इज द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डू प्रॉपर स्टडी अबाउट क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग के बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, पहली डेफिनेशन एक नंबर का क्वेश्चन हो गया हमारा। सेकंड एक नंबर का क्वेश्चन बनता है फिर क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग क्या होगी? सब्सटेंस दैट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। वो सब्सटेंस जिनको हम नेचुरल सोर्स से ऑब्टेंड करते हैं, नेचुरल सोर्स ऑब्टेंड करते हैं, जैसे कि प्लांट, मिनरल और एनिमल। सब्सटेंस, सब्सटेंस या फिर ड्रग ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, मिनरल और एनिमल। प्लांट से, मिनरल से और एनिमल से ऑब्टेंड करते हैं विदाउट एनी प्रोसेस एक्सेप्ट साइज रिडक्शन एंड ड्राइंग। बस
ऐसी ड्रग्स जिनको हम प्लांट, मिनरल और एनिमल नेचुरल सोर्स ऑब्टेंड करते हैं बिना किसी प्रोसेस के, साइड रिएक्शन और ड्राइंग प्रोसेस हम अप्लाई कर सकते हैं। ये हमारा हो गया दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन, टाइप्स ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग कितने टाइप की होती हैं? दो टाइप की होती हैं। तीसरा क्वेश्चन, ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग और अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब चौथा क्वेश्चन इसी में ही होगा, कौन सा, कि डिफाइन ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग कौन सी होंगी? पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट इज यूज्ड। ऐसी ड्रग जिसमें हम प्लांट का पर्टिकुलर पार्ट यूज करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स आर दोज ड्रग्स इन विच यूज्ड पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट। ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग वो ड्रग होती है जिनके अंदर हम प्लांट का कोई भी पर्टिकुलर पार्ट काम में ले रहे हैं हम। ठीक है, जैसे कि मान लो राहुल क्या है, तो राहुल क्या में रूट काम में लेते हैं। इसबगोल है तो इसबगोल में सीड काम में लेते हैं। सेना है तो सेना के अंदर हम लीफ काम में लेते हैं, है ना। एलोवेरा है तो एलोवेरा में जेल काम में लेते हैं, जो कि एलोवेरा का पार्ट नहीं है। ठीक है, तो एज ए ड्रग हम प्लांट का कोई ना कोई पार्ट काम में ले रहे हैं तो वो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग होगी। ठीक है, और अनऑर्गेनाइज में क्या लिखोगे? डोंट यूज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट। अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग्स आर दोज ड्रग इन विच डो नॉट यूज पर्टिकुलर पार्ट ऑफ प्लांट। तो पर्टिकुलर प्लांट का कोई भी पार्ट यूज में नहीं लेते हैं और जिनको हम प्रोसेस करके ऑब्टेन करते हैं, वो कौन से ड्रग है? अनऑर्गेनाइज। तो अनऑर्गेनाइज इनके एग्जाम्पल, इन्हीं में एक और क्वेश्चन बनता है कि राइट द एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। तो ऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग में आपने जितनी भी ड्रग्स पढ़ी थी जिसमें आपने कोई ना कोई पार्ट काम में लिया था, जैसे सेना में लीफ, इसबगोल में क्या काम में लिया था? सीड काम में लिया था। राहुल क्या में रूट काम में लिया था। सिनकोना में बार्क काम में लिया था। तो बहुत सारे ड्रग, सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हो ऑर्गेनाइज में। बट अनऑर्गेनाइज में क्या आएगा? जैसे कि आसाफोइटिडा है, ये रेजिन होती है, ओलियोगम रेजिन है, ये अनऑर्गेनाइज है। एलो वेरा जेल है, एलोवेरा का जेल है, ये भी क्या है? अनऑर्गेनाइज है। या फिर कोई अदर गम है, ट्रेगाकेंट है ना, गम्स है, वो किसमें आएंगे? अनऑर्गेनाइज कैटेगरी के अंदर आएंगे सारे के सारे। तो देखो, फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन, क्रूड ड्रग की डेफिनेशन, क्रूड ड्रग के बाद में क्रूड ड्रग के टाइप, एक नंबर का क्वेश्चन। फिर टाइप के बाद में ऑर्गेनाइज की डेफिनेशन, कि जो पर्टिकुलर पार्ट काम में लेते हैं, प्लांट का कोई ना कोई पार्ट काम में लेते हैं। अनऑर्गेनाइज प्लांट का पार्ट काम में नहीं लेते और प्रोसेस करके हम बनाते हैं अनऑर्गेनाइज क्रूड ड्रग। इनके एग्जाम्पल हो गए, है ना। तो 6 से 7 क्वेश्चन तो क्या हो गए? यहाँ पे हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टडी ऑफ ड्रग। ठीक है, कि ऐसे हमने पढ़ा अब कि फार्माकोग्नोसी में ड्रग के बारे में स्टडी करते हैं, तो सीधा सीधा पूछ सकता है कि राइट द पैरामीटर दैट आर यूज फॉर स्टडी ऑफ ड्रग, की क्रूड ड्रग की स्टडी करने के लिए ऐसे कौन कौन से पैरामीटर्स है जिनको हम काम में लेते हैं, कि क्रूड ड्रग की स्टडी हम किसके बेस पे कर सकते हैं। ऐसे आ सकता है, स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग इज बेस्ड ऑन। तो क्रूड ड्रग की स्टडी हम किसके बेस पे करेंगे? तो क्या क्या लिखोगे? ड्रग्स की फैमिली हो गई, बायोलॉजिकल सोर्स हो गए, यूजेज है, और केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, और आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है ड्रग का, और एडल्ट्रेशन है, और इवाल्युएशन है ना। जियोग्राफिकल सोर्स, फैमिली, मतलब एक ड्रग के बारे में हम जितनी भी स्टडी करते हैं ना, कि हमने जो भी ड्रग पढ़ी थी फार्माकोग्नोसी में, उनकी फैमिली पढ़ी थी, यूज पढ़ा था, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ा था, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पढ़ा था उसका, है ना। तो ये जितनी भी चीजें पढ़ते हो आप, इस सारे पैरामीटर, इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं? क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, है ना। तो ये याद रखना है। उसके बाद में आप क्या याद रखोगे? क्रूड ड्रग मतलब नेचुरल सोर्स से हम क्रूड ड्रग को ऑब्टेंड करते हैं, तो नॉर्मली ज्यादा चांसेस किससे ऑब्टेंड करने के होते हैं? प्लांट से। तो इसमें हम प्लांट के बारे में भी क्वेश्चन पूछता है कई बार, कि जो प्लांट, जिस प्लांट से हम मेडिसिन ऑब्टेंड करते हैं, नोन एज मेडिसिनल प्लांट। तो आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए किसके? मेडिसिनल प्लांट की डेफिनेशन, और एरोमेटिक प्लांट की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। तो मेडिसिनल प्लांट कौन से होते हैं? प्लांट्स आर यूज फॉर ऑब्टेंड मेडिसिन, या फिर क्या है कि जो मेडिसिन का एज ए सोर्स हम
मेडिसिन ऑब्टेन करने के लिए एज ए सोर्स जिस भी प्लांट का यूज कर रहे हैं या फिर जिस भी प्लांट से हमें मेडिसिन ऑब्टेन होती है नोन एज मेडिसिनल प्लांट। और ऐसे प्लांट जिनमें फ्रेग्रेंस होती है, फ्लेवर होती है, वोलेटाइल नेचर के होते हैं, एयर में ओपनली खुला छोड़ने पर फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं, नोन एज एरोमेटिक प्लांट, है ना। और जिनका यूज हम रिचुअल्स में और डेकोरेशन के लिए इनके लिए करते हैं, है ना। तो और यूज पूछे तो मेडिसिनल प्लांट का यूज होगा मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए। और एरोमेटिक प्लांट का यूज कहाँ कहाँ होगा? रिचुअल्स के अंदर, पूजा पाठ के अंदर काम में लेते हैं, गार्डनिंग वगैरह बनाने, गार्डनिंग प्रॉपर गार्डन लगाने के लिए, डेकोरेट करने के लिए, है ना, मैरिज वगैरह में। इनमें कौन से प्लांट होंगे? नॉन एज एरोमेटिक प्लांट होंगे, ठीक है। अब जो मेडिसिनल प्लांट है, जिस प्लांट से हमें मेडिसिन ऑब्टेंड करते हैं, नॉन एज मेडिसिनल प्लांट। तो जो मेडिसिनल प्लांट है, उन मेडिसिनल प्लांट को हम पहले क्या करवाते हैं मेडिसिन बनाने के लिए? सबसे पहले प्लांट को हम ब्रीडिंग करते हैं, ग्रो करवाते हैं, बड़ा करते हैं, ग्रोथ करवाते हैं प्लांट की। फिर उनसे हम पर्टिकुलर पार्ट ऑब्टेंड करेंगे, फिर उन पार्ट से हम मेडिसिन बनाएंगे। तो जब हम एक मेडिसिनल प्लांट को मेडिसिन बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से जब ग्रो करवा रहे हैं, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट पहुंचा सकते हैं, अफेक्ट पड़ता है? तो सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय। कि मेडिसिन बनाने के लिए हम जो प्लांट ग्रो करवा रहे हैं फ्यूचर के लिए, कि हमें ये प्लांट की हमें ब्रीडिंग करनी है, ग्रो करवाना है, कल्टीवेशन करना है प्लांट का, फिर आगे जाके हमें इससे मेडिसिन बनानी है। तो उस प्लांट की ग्रोथ को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट कर सकते हैं? तो कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेंगे? सोइल, सोइल फर्टिलिटी, मिट्टी का फर्क पड़ेगा। सोइल फर्टिलिटी की मिट्टी कितनी उपजाऊ है ये देखा जाएगा। और किसका फर्क पड़ता है? इन्वायरमेंट का फर्क पड़ता है। और पेस्ट, और पेस्ट कंट्रोल, है ना। इन सब चीजों को ध्यान में रखना है कि ग्रोथ ऑफ प्लांट इज अफेक्टेड बाय सोइल, सोइल फर्टिलिटी, इन्वायरमेंट, पेस्ट और पेस्ट कंट्रोल। तो अभी तक इतने क्वेश्चन हो गए, डेफिनेशन हो गई, एग्जांपल हो गए, ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज से दो टाइप के क्रूड ड्रग होते हैं, ये हो गया। फिर उसके बाद में पर्टिकुलर प्लांट यूज में मेडिसिनल प्लांट क्या होते हैं, एरोमेटिक प्लांट क्या होंगे, फिर प्लांट की जो ग्रोथ है वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जिनसे प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट पड़ता है ना। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं भाई इनसे आगे और एक एक नंबर के क्वेश्चन इसी चैप्टर से। तो इसी चैप्टर से और एक एक नंबर के क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि इस चैप्टर में फिर आती है हमारी हिस्ट्री। चलो एक क्वेश्चन और देखो, फार्माकोन में जो फार्माकोन वर्ड है, फार्माकोन और जिग्नोस्को, है ना। तो फार्मा ऐसे पूछ सकता है कि फार्माकोग्नोसी के अंदर द वर्ड फार्माकोन इज डिराइव्ड फॉर, कि फार्माकोन वर्ड है वो किसके लिए काम में लेंगे? ड्रग के लिए, ठीक है। फार्माकोन मतलब ड्रग, और जिग्नोस्को का मतलब क्या होता है? नॉलेज होता है, ठीक है। इतना याद रखना है थोड़ा सा। फिर अब आपको क्या याद रखना है? हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि जो प्लांट, जो एनिमल किंगडम है, उसके राइटर कौन थे? सबसे पहले फार्माकोग्नोसी हुआ, फर्स्ट वो कोइंड द, फर्स्ट वो कोइंड द टर्म फार्माकोग्नोसी। फर्स्ट की फार्माकोग्नोसी जो नाम है सबसे पहले किसने दिया था? तो फार्माकोग्नोसी नाम किसने दिया था? सैडलर ने दिया था, ठीक है, ये सैडलर। आपको याद रखना है कि सबसे पहले फार्माकोग्नोसी नाम, वो पॉइंट द टर्म फार्माकोग्नोसी, जहां पे आपको टर्म दिखता है और फार्माकोग्नोसी आए तो मीन्स ये है कि वो यही पूछना चाह रहा है कि फार्माकोग्नोसी जो वर्ड है सबसे पहले किसने दिया था? सैडलर ने दिया था, ये याद रखना है। उसके बाद याद रखना है आपको फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी कौन है? डायोस्कोराइड्स। डायोस्कोराइड्स कौन है? फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, वो इज फादर ऑफ फार्माकोग्नोसी, डायोस्कोर। अगर फादर पूछे तो डायोस्कोराइड्स आएगा। सबसे पहले टर्म किसने यूज की थी? ये सैडलर ने टर्म्स यूज की थी। फिर क्वेश्चन बनता है कि एनिमल किंगडम के राइटर, एनिमल किंगडम के राइटर कौन है? या फिर ऐसे पूछा जाता है फादर ऑफ जूलॉजी। कई बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर एनिमल किंगडम का राइटर ऑफ जूलॉजी तो आपने बताया नहीं, तो एनिमल किंगडम के राइटर और फादर फादर ऑफ जूलॉजी क्या है?
एक ही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, एरिस्टोटल, ठीक है। ए फॉर एनिमल किंगडम के राइटर एनिमल, और ए फॉर एरिस्टोटल। अब एनिमल के बारे में पढ़ते हैं भाई, क्रूड ड्रग एनिमल से भी ऑब्टेंड करते हैं और प्लांट से भी ऑब्टेंड करते हैं। तो प्लांट किंगडम के राइटर कौन होंगे, प्लांट किंगडम के राइटर, या फिर ऐसे बोल सकते हैं फादर ऑफ बोटनी। तो प्लांट किंगडम के राइटर और फादर ऑफ बोटनी, तो बोटनी के फादर कौन होंगे, थियोफ्रेस्टस, ठीक है, थियोफ्रेस्टस। देखो पी फॉर प्लांट और पी फॉर क्या आता है, थियोफ्रेस्टस में पी आता है, तो प्लांट किंगडम के राइटर होंगे थियोफ्रेस्टस, ठीक है। फिर हम इसमें आगे पढ़ते हैं, एक्सट्रैक्शन की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। तो क्या लिखोगे, एक्सट्रैक्शन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, सोलवेंट का यूज करके, रिक्वायर्ड सोलवेंट का यूज करके और ड्रग से हम एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं, ठीक है। एक्सट्रैक्शन इज ए प्रोसेस इन विच यूज पर्टिकुलर सोलवेंट इन विच एक्सट्रैक्ट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट फ्रॉम प्लांट विद द हेल्प ऑफ पर्टिकुलर सोलवेंट, कि कोई भी सोलवेंट का यूज करके हम किसी भी प्लांट से एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग करते हैं। प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एक्सट्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। और एक्सट्रैक्शन में मोस्टली सोलवेंट यूज इन एक्सट्रैक्शन प्रोसेस। अगला क्वेश्चन, मोस्टली solvent used in extraction process, कि सबसे ज्यादा नॉर्मली एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट काम में लेते हैं हम, एल्कोहल काम में लेंगे, ठीक है। और एल्कोहल में भी कौन सा एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, ठीक है। फिर आपको ये याद रखना है कि एक्सट्रैक्शन जो प्रोसेस है उसके बारे में किसने बताया था, ली मैरी ने बताया था एक्सट्रैक्शन प्रोसेस के बारे में, कि कैसे कैसे एक्सट्रैक्शन करना है और कौन सा एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट काम में लेना होगा, किसने बताया था, ली मैरी ने बताया था, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि प्लांट का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ अ प्लांट। तो प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, कि प्लांट का क्लासिफिकेशन के बारे में किसने बताया था, बेथम एंड हुकर ने बताया था, है ना। बेथम एंड हुकर, की प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बेथम एंड हुकर ने। और एटलस ऑफ क्रूड ड्रग, एटलस ऑफ क्रूड ड्रग, ठीक है। तो एटलस ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में किसने बताया था, बर्ग ने बताया था एटलस ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में, ठीक है। तो ए फॉर एटलस और बी फॉर क्या आएगा, बर्ग आएगा। तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए। फार्माकोग्नोसी वर्ड सबसे पहले सैडलर ने दिया था। फार्माकोग्नोसी के फादर थे डायोस्कोराइड्स। एनिमल किंगडम के राइटर या जूलॉजी के फादर पूछे तो एरिस्टोटल। प्लांट किंगडम के राइटर या फिर बोटनी के फादर पूछे तो कौन आएगा, थियोफ्रेस्टस। एक्सट्रैक्शन प्रोसेस क्या होगी, एक प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी सोलवेंट का यूज करके और फिर हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन करते हैं प्लांट का, प्लांट से केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को सेपरेट आउट करते हैं। मोस्टली एक्सट्रैक्शन करने के लिए कौन सा सॉल्वेंट काम में लेंगे, एल्कोहल। और एल्कोहल में भी कौन सा, इथाइल एल्कोहल। और एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे करेंगे, क्या सॉल्वेंट काम में लेना है, कैसे प्रोसेस होगी, किसने बताया, ली मैरी ने बताया। प्लांट का क्लासिफिकेशन किसने दिया था, बैथम एंड हुकर्स ने दिया था। एटलस ऑफ क्रूड ड्रग के बारे में किसने बताया, बर्ग ने बताया। और फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे, फर्स्ट फार्मासिस्ट याद रख लेना, गैलन थे। और इन्होंने बताया था कि कैसे कैसे है ना ड्रग की मेथड ऑफ प्रिपरेशन करनी है, जिनको हम बोलते हैं क्या, गैलेनिकल प्रिंसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। तो इतने सारे क्वेश्चन हो गए हमारे कहाँ से, पहले जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो थे जनरल इंट्रोडक्शन से, फार्माकोग्नोसी से। और बाद में जो डिस्कस किए क्वेश्चन वो कहाँ से हैं, हमारे हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी से, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन और भी पूछ सकता है फार्माकोग्नोसी में, कि राइट द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी का कहाँ कहाँ स्कोप है, जब आपको डेफिनेशन पता है तो स्कोप आप ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हो, लिख सकते हो कि फार्माकोग्नोसी में हम फूड ड्रग के बारे में स्टडी कर सकते हैं, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस करते हैं। फार्माकोग्नोसी में जो भी हर्बल ड्रग हैं उनके जो भी यूजेज हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें नॉर्मली आप लिख सकते हो, किसी भी कोई भी ड्रग है उसका हम पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन हो गई हमारी कोग्नोसी की, क्रूड ड्रग की कितने टाइप के हैं वो हो गया, और दोनों की डेफिनेशन उनकी होगी, ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज की। अब ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज के हमने एग्जांपल डिस्कस कर लिए। एग्जांपल डिस्कस करने के बाद कौन कौन से पैरामीटर है जिनके बेस पे हम स्टडी कर सकते हैं वो पढ़ लिया।
फिर उनके बाद में फार्माकोन और जिग्नोस को दो वर्ड से मिलकर फार्माकोग्नोसी बना है, जो कि एक ग्रीक वर्ड है। उसका क्या मतलब होता है? नॉलेज, और ड्रग के बारे में नॉलेज लेना है ना, ड्रग और नॉलेज, वो पढ़ लिया। फिर हिस्ट्री के अंदर एनिमल किंगडम के राइटर, प्लांट किंगडम के राइटर, ये सारा डिस्कस कर लिया हमने। स्कोप के बारे में कि स्कोप क्या है वो आप लिख सकते हो डायरेक्टली, है ना, कि क्या क्या स्कोप है। जब आपको अगर डेफिनेशन पता है ना, तो स्कोप आप क्या करोगे, ऑटोमेटिक लिख सकते हो। ठीक है। उसके बाद में हमारा दूसरा चैप्टर आता है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग में सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई कि प्लांट क्लासिफिकेशन, प्लांट इज क्लासिफाइड इन फॉलोइंग, ऐसे पूछा जाएगा कि राइट द प्लांट क्लासिफिकेशन, या फिर इन्यूमरेट द नेम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अ क्रूड ड्रग। ठीक है। या फिर क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग टाइप। तो टाइप पूछे तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज लिख दोगे। और ऐसे क्वेश्चन आए, इन्यूमरेट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स। ठीक है। इन्यूमरेट का मतलब होता है सिर्फ नाम नाम लिखना, कि क्रूड ड्रग को कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है, उनके नाम नाम लिखने हैं। तो कौन से कितने टाइप से क्लासिफाई किया गया है? 6 टाइप से क्लासिफाई किया गया है। अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा कौन सा था? पहला था अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा क्लासिफिकेशन कौन सा था? बायोलॉजिकल, जिसको टैक्सोनॉमिकल भी बोलते हैं। तीसरा केमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा केमिकल के बाद में कीमो टैक्सोनॉमिकल, और पांचवा मॉर्फोलॉजिकल, और छठा कौन सा है? माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे भी घुमा सकता है कि अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया द क्लास क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड या अरेंज अकॉर्डिंग टू विच पैरामीटर, की मतलब फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग्स को इसमें कितने टाइप से कैसे क्या क्लासिफाई किया गया है। तो हाँ, आपको क्या है कि थोड़ा सा है ना, डिस्टर्ब नहीं होना है, थोड़ा घबराना नहीं है। सीधा मतलब यही है कि वो 6 टाइप के जो क्लासिफिकेशन है उनके बारे में पूछना चाह रहा है। ठीक है। फिर इसमें एक क्वेश्चन देखो, इनमें से एक एक नंबर के क्वेश्चन कैसे बनेंगे कि भाई ऐसा कौन सा प्लांट का क्लासिफिकेशन है जिसमें क्रूड ड्रग को उसके फर्स्ट लेटर के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। ऐसे पूछा जाए कि इन विच टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग अरेंज अकॉर्डिंग टू दियर नेम, कि क्रूड ड्रग उसके अपने नेम के अकॉर्डिंग या फिर पहले लेटर के अकॉर्डिंग कौन से क्लासिफिकेशन में अरेंज करते हैं? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन में। फिर ऐसे पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें क्रूड ड्रग को उनके स्पीसीज, फैमिली, जीन्स, इनके अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं। तो कौन सा क्लासिफिकेशन होगा? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ऐसा कौन सा क्लासिफिकेशन है क्रूड ड्रग का कि which of classification of crude drug, in which classification of crude drug the arrange according to their chemical nature or chemical constituent, कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट को कि उनके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नेचर के बेस पे हम अरेंज करते हैं, तो केमिकल क्लासिफिकेशन। कीमोटैक्सोनॉमिकल की केमिकल के भी बेस पे और उनकी स्पीसीज, केमिकल, जीन्स सबके बेस पे करेंगे तो कीमोटैक्सोनॉमिकल। ठीक है। फिर क्या है कि क्लासिफिकेशन की, क्रूड ड्रग की क्लासिफिकेशन का ऐसा कौन सा टाइप है जिसके अंदर हम क्रूड ड्रग को उसके मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेस पे या ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर के बेस पे हम क्या करते हैं, जज करते हैं या फिर देख के पहचानते हैं। तो वो कौन सा होगा? मोर्फोलॉजिकल। सीधा सा मतलब ये है कि किसी भी मेथड के बारे में पूछ सकता है उसकी थ्योरी दे करके कि नेम के अकॉर्डिंग क्रूड ड्रग अरेंज करेंगे अल्फाबेट में, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के अकॉर्डिंग इसमें करते हैं, स्पीसी, जीन्स वगैरह केमिकल इनके बेस पे, मोर्फोलॉजिकल इनके बेस पे। ठीक है। फिर उसके बाद में ऐसे पूछ सकता है कि हिस्टोलॉजिकल स्टडी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी है ना, कौन से क्लासिफिकेशन के अंदर करते हैं? या प्लांट के जो टिश्यूज हैं या हिस्टोलॉजिकल जो कैरेक्टर है उनके बेस पे प्लांट क्लासिफिकेशन में ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम प्लांट को अरेंज करते हैं? ठीक है। तो कौन सा मेथड होगा? माइक्रोस्कोपिक मेथड। इसमें ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि माइक्रोस्कोपिक मेथड में प्लांट के कौन कौन से कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी करते हैं? एपिडर्मिस है, ट्राइकोम्स है, स्टोमेटा है, प्लांट के जो टिश्यूज हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फिर ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि
बेस्ट सुटेबल मेथड फॉर पाउडर के लिए, मतलब पाउडर के लिए, पाउडर को अरेंज करना है या ड्रग हमारी पाउडर फॉर्म में है तो उसके लिए बेस्ट सुटेबल मेथड कौन सा होगा, तो माइक्रोस्कोपिक मेथड क्या है, बेस्ट सुटेबल मेथड होगा। ठीक है, अब देखो इनमें से और एक एक नंबर के क्वेश्चन हम देखते हैं, और एक एक नंबर के क्वेश्चन क्या देखेंगे हम कि भाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के सीधे सीधे पूछता है कि राइट द मेरिट और डीमेरिट, मेरिट और डीमेरिट ऑफ अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन, कुछ भी पूछ लेगा। एक नंबर के क्वेश्चन है, कंसेप्ट क्लियर है तो आप जैसे पूछे जिस तरीके से पूछे आप अटेम्प्ट कर पाओगे कि भाई अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन का क्या तो फायदा है मेरिट का मतलब और क्या नुकसान है। तो मेरिट पूछे तो कि बस हमें अगर ड्रग का नाम पता है तो उसके बारे में हम प्रॉपर स्टडी कर सकते हैं। डीमेरिट पूछे तो क्या लिखोगे, ड्रग का नाम पता है हमें दिखाया नहीं है। मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में तो क्या है, हम ड्रग की मोर्फोलॉजी करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं, देख के पहचानते हैं, तो ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का पता कर सकते हैं, बट इसमें ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज का पता नहीं कर सकते। इसमें कि प्लांट कौन सी फैमिली से, कौन सी जीन्स से और उसके अंदर उसकी कौन सी पोजीशन है ना, क्या सोर्स है प्लांट का, उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। ये तो हो गए फायदे बोल बायोलॉजिकल के। और डिसएडवांटेज डिसमेरिट पूछे, डीमेरिट पूछे तो क्या लिखोगे, इसमें भी ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज का नहीं पता चलता। इसमें क्या है कि केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता है हमें। अब सोच के देखो इसके फायदे क्या है केमिकल के, अगर हमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट का पता है इसका सीधा सा मतलब क्या है, ये पता लग गया कि इस प्लांट में ये वाला केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, और तो हम उससे ये भी पता कर सकते हैं कि उसका यूज कहाँ होगा। तो इसके फायदे क्या है, केमिकल्स के बारे में क्वांटिटी, केमिकल की कंसंट्रेशन, केमिकल की क्वालिटी का पता कर सकते हैं, और कौन सी डिजीज में केमिकल का यूज होगा, ये इसका मेरिट होगा केमिकल मेथड का। डीमेरिट क्या होगा कि एक से ज्यादा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं कुछ ड्रग्स के अंदर, जिसकी वजह से डिफिकल्ट हो जाता है कि उस ड्रग को कौन सी कैटेगरी में रखें। कि मान लो किसी ड्रग का यूज यूरिन का फॉर्मेशन भी करवा रही है ड्रग, और उसके साथ साथ क्या है एस्ट्रिंजेंट भी, तो उसको एस्ट्रिंजेंट कैटेगरी में रखें या फिर उसमें डायूरेटिक कैटेगरी में रखें, है ना। कीमोटैक्सोनॉमी में कि भाई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी पता कर सकते हैं, टैक्सोनॉमी का भी पता कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, ये फायदा हो गया। मोर्फोलॉजी में क्या है एडवांटेज, कि हम ड्रग को है ना देख के उसके कलर, ऑर्डर, साइज, शेप, स्ट्रक्चर, इनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग को पहचान सकते हैं, देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट इसमें डिसएडवांटेज क्या है कि ड्रग है वो ड्राई फॉर्म में हो जाती है, सूखने के बाद थोड़ा सा पहचानना डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे ड्रग सूख जाएगी, सूखने के बाद उसके जो मोर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स उसमें एल्ट्रेशन क्रिएट हो जाएगा। मोर्फोलॉजिकल जो कैरेक्टर जिनके बेस पे हम ड्रग को पहचानते थे वो कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं टाइम के साथ में, जिस वजह से पहचानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। फिर हम बात करते हैं माइक्रोस्कोपिक क्लासिफिकेशन, इसके फायदे क्या है। इसके फायदे यही है, मेरिट यही होगा इसका कि इन दिस मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन वी कैन प्रॉपर स्टडी ऑफ हिस्टोलॉजिकल स्टडी ऑफ ड्रग्स, है ना, कि ड्रग्स की जो हिस्टोलॉजिकल स्टडी है, हिस्टोलॉजिकल मीन्स माइनर टिश्यू, ट्राइकोम, इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। कोई ड्रग पाउडर फॉर्म में है तो भी इससे बेटर समझा जा सकता है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज यही है कि जो अनऑर्गेनाइज ड्रग है उसका अरेंजमेंट हम इस मेथड के बेस पे नहीं कर सकते हैं। तो भाई अभी तक हमने दो चैप्टर में जितने भी टाइप से जिस भी तरीके से एक एक नंबर के 1 मार्क्स के क्वेश्चन तो पुटअप हो सकते थे, उन सब के बारे में हमने क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो दो चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम चलते हैं भाई थर्ड चैप्टर की ओर। तो थर्ड चैप्टर है हमारा क्वालिटी, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ क्रूड ड्रग्स। अब भाई इनको रटना भी नहीं है, क्योंकि आप साथ साथ पढ़ रहे हो, अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो थोड़ा सा आपको भी आइडिया होने लग जाएगा धीरे धीरे कि भाई कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक पे हमें पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर डेफिनेशन आ गई तो उसमें कोई और एडिशनल डेफिनेशन है तो वो पता होनी चाहिए, और एडिशनल डेफिनेशन के अलावा कोई टाइप है तो टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अगर एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऐसे याद किया करो कि कोई भी टॉपिक है उस टॉपिक के अंदर जितनी भी उस टॉपिक की स्टेप्स हैं, हर स्टेप से एक क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। ऐसे करके पढ़ोगे तो आपको रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी जानने की कहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऑटोमेटिक आप जज कर लोगे कि यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, पुटअप हो सकता है। तो क्वालिटी कंट्रोल में देखो हम पढ़ते हैं एडल्ट्रेशन, एडल्ट्रेशन के बाद एडल्ट्रेंट, एडल्ट्रेंट के बाद इवाल्युएशन, इवाल्युएशन के बाद हम पढ़ेंगे
मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन, और मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन के बाद में मेथड ऑफ इवाल्युएशन। ठीक है, मेथड ऑफ इवाल्युएशन, फिर पढ़ेंगे रीजंस ऑफ एडल्ट्रेशन, फिर पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ एडल्ट्रेशन। अब देखो, पहला नंबर का क्वेश्चन है एडल्ट्रेशन की डेफिनेशन, कि एडल्ट्रेशन क्या होगा। एडल्ट्रेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर ओरिजिनल क्रूड ड्रग को बदल दिया जाता है उसके ही जैसी दिखने वाली लोकल क्रूड ड्रग के साथ, जो कि सस्ती होती है, बॉडी के लिए खराब होती है और इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो एडल्ट्रेशन इज ए प्रोसेस इन विच the original crude drugs are substituted with similar looking like substances that are cheap, inferior and easily available in market. ओके, दूसरी डेफिनेशन है एडल्ट्रेंट। अब एडल्ट्रेशन प्रोसेस करने के लिए जो भी सब्सटेंस हम ऐड करते हैं, मिलावट करने के लिए, उनको हम बोलते हैं एडल्ट्रेंट। इवाल्युएशन क्या है? इवाल्युएशन इज ए प्रोसेस इन विच आइडेंटिफाई, चेक द प्योरिटी, क्वालिटी, एफिकेसी एंड एफिशिएंसी ऑफ ड्रग्स। ठीक है, इवाल्युएशन एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, पहले ड्रग को पहचानते हैं कि कौन सी ड्रग है, फिर वो कितनी प्योर है, कितना उसका इफेक्ट आ रहा है, कितनी सही है, कितनी कंसंट्रेशन है, कितनी प्योर है। ये सब आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी टेस्ट हम अप्लाई करते हैं वो सारे इवाल्युएशन होंगे। फिर बात करते हैं मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। जैसे क्लासिफिकेशन पे क्वेश्चन बना था, इन्यूमरेट क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग के नाम नाम लिखने थे, ऐसे ही क्या है, नाम नाम लिखने होते हैं मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन के नाम, इन्यूमरेट मेथड ऑफ इवाल्युएशन। तो एडल्ट्रेशन के मेथड कौन कौन से थे, मैंने तीन बताया था कि बीच बीच का नाम याद करना है। एक हार्मफुल वाला, सब्स्टिट्यूटेड विद हार्मफुल सब्सटेंस, एक इंफीरियर वाला, एक सबस्टैंडर्ड वाला, एक एडमिक्स्ड वाला, सब्स्टिट्यूटेड विद एडमिक्स्ड सब्सटेंस, एक्सोस्टेड मेथड, एक्सोस्टेड के बाद में आर्टिफिशियल और सिंथेटिक, है ना। ये मेथड है ना एडल्ट्रेशन के। इवाल्युएशन के मेथड कौन कौन से थे, कि भाई मॉर्फोलॉजिकल मेथड, देख के पहचान सकते हैं, इवाल्युएट कर सकते हैं ड्रग को। दूसरा मेथड कौन सा था, केमिकल। तीसरा फिजिकल, और चौथा कौन सा था, फार्माकोलॉजिकल मेथड था, है ना। तो ये वाले मेथड थे। अब बात करते हैं रीजन ऑफ एडल्ट्रेशन। सीधा क्वेश्चन आता है कि राइट द इन्यूमरेट या फिर गिव द रीजन ऑफ एडल्ट्रेशन, की कोई भी एडल्ट्रेशन मिलावट क्यों ही करेगा, तो उसके क्या क्या रीजन हो सकते हैं। तो क्या क्या रीजन हो सकते हैं भाई, या तो प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा, या क्यों करेगा, ड्रग में कमी करने के लिए करेगा, है ना। प्रॉफिट कमाने के लिए करेगा या कमी करने के लिए करेगा ड्रग के अंदर। ठीक है, तो रीजन तो यही है भाई, कि एडल्ट्रेशन कोई क्यों ही करता है, या तो ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए, या फिर स्कार्सिटी ड्रग के अंदर कोई कमी करने के लिए। किस किस कंडीशन में एडल्ट्रेशन हो सकता है, कंडीशन पूछे तो दो टाइप की कंडीशन है, कौन कौन सी, इंटेंशियली, जानबूझ के, और अन इंटेंशियली, जो जानबूझ के ना हो। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, राइट द एग्जांपल ऑफ इंटेंशियली टाइप एडल्ट्रेशन, या राइट द एग्जांपल ऑफ अनइंटेंशियली टाइप। एक तो जानबूझ के मिलावट की हो, तो इंटेंशियली जानबूझ के मिलावट कौन करेगा, कब किस किस कंडीशन में हो सकती है जानबूझ के मिलावट। प्रॉफिट कमाने के लिए हो सकती है जानबूझ के मिलावट, जो कॉस्टली ड्रग होती है महंगी वाली उनके लिए हो सकती है जानबूझ के मिलावट, या फिर कौन सा है, सोफिस्टिकेशन, ड्रग्स में किसी भी टाइप की कमी करने के लिए हो सकती है। तो ये तो होंगे इंटेंसिली टाइप के एग्जाम्पल। इंटेंसिली टाइप का एडल्ट्रेशन कौन सा है, अनइंटेंसिली टाइप के, कि कोई जानबूझ के नहीं कर रहा, बाई मिस्टेक हो गया। तो बाई मिस्टेक कैसे हो सकता है, ड्रग की प्रॉपर केयर नहीं की हो, केयरलेसनेस की वजह से प्रॉपर केयर नहीं की, या फिर एक्सीडेंटली, गलती से हो गया, या फिर क्या लिख सकते हो आप, इन्वायरमेंटली, इन्वायरमेंट की वजह से ड्रग खराब हो गई, है ना। तो इंटेंसली टाइप के एडल्ट्रेशन ये होंगे, अनइंटेंसिव जो जानबूझ के मिलावट नहीं कर रहा वो ये होंगे, और कंडीशन ये होंगी। ठीक है इनकी। अब हम बात करते हैं भाई, इनके अंदर भी एक एक नंबर के और क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, कि जो हमारे एडल्ट्रेशन के मेथड थे लास्ट क्लासेस में हमने डिस्कस किया था, तो उसमें सीधा सीधा पूछा जाता है कि मान लो कोई भी ड्रग है, उस ड्रग को सब स्टैंडर्ड की ड्रग के साथ बदल दिया जाता है, कि बढ़िया क्वालिटी की जगह पे घटिया क्वालिटी की ड्रग प्रोवाइड करवा दी जाती है, तो ये कौन से टाइप का एडल्ट्रेशन होगा।
तो कौन से टाइप का एडल्ट्रेशन होगा? सब्स्टिट्यूटेड विद सब स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वेराइटी। स्टैंडर्ड की जगह पे सब स्टैंडर्ड वाली ड्रग दे दी, तो कौन सा होगा? सब्स्टिट्यूटेड विद सब स्टैंडर्ड कॉमर्शियल वेराइटी की ओरिजिनल क्रू ड्रग को घटिया क्वालिटी और जिसका स्टैंडर्ड नहीं था ऐसी ड्रग के साथ बदल के दे दिया है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मान लो कोई ड्रग है, ओरिजिनल क्रू ड्रग है, उसके अंदर या फिर ऐसे सीधा सीधा क्वेश्चन आएगा कि चिल्ली पाउडर है, मिर्च का पाउडर है, उसमें हमने क्या ऐड कर दिया? रेड सैंड, ईट का पाउडर ऐड कर दिया है। तो ये कौन से टाइप का एडल्ट्रेशन होगा? तो ईट का पाउडर बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो क्या लिखोगे? ये कौन सा टाइप का एडल्ट्रेशन है? सब्स्टिट्यूटेड विद हार्मफुल सब्सटेंस। ये इसमें है ना, क्रू ड्रग को हार्मफुल ड्रग के साथ बदला गया है, तो ये हार्मफुल सब्स्टिट्यूटेड विद हार्मफुल सब्सटेंस टाइप का एडल्ट्रेशन है। यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है हींग के अंदर, आसाफोएटिडा के अंदर जिप्सम मिला दी तो भी ये हार्मफुल टाइप का एडल्ट्रेशन होगा। फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि मान लो पैराफिन वैक्स, ठीक है, बीज वैक्स की जगह पे पैराफिन वैक्स, बीज वैक्स को पैराफिन वैक्स के साथ बदल दिया गया है, तो ये कौन से टाइप का एडल्ट्रेशन होगा? आर्टिफिशियल। क्योंकि आपको इतना ध्यान है कि जो आर्टिफिशियल टाइप का एडल्ट्रेशन था, मिलावट थी उसमें, ओरिजिनल क्रू ड्रग के जैसी दिखने वाली हाथ से या फिर प्रोसेस करके कोई दूसरा प्रोडक्ट बना देते हैं और उनकी जगह पे वो प्रोवाइड करवाते हैं, तो कौन सा हो जाएगा? आर्टिफिशियल। फिर ऐसे पूछा जाए, एक क्वेश्चन ये बनेगा कि भाई मान लो कोई पर्टिकुलर ड्रग है, उस ड्रग में पोटेंट ड्रग बना दी गई है, दो या दो से ज्यादा कॉम्बिनेशन ड्रग ऐड करके और मिक्सिंग प्रोसेस करके या कैसे भी करके प्रोसेसिंग करके मॉडिफाइड प्रोडक्ट बना दिया गया है, तो वो कौन से टाइप का एडल्ट्रेशन हो जाएगा? वो सिंथेटिक टाइप का एडल्ट्रेशन हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है कि कोई कोई ड्रग है, कोई प्लांट है, उस प्लांट का एज ए ड्रग कोई भी पार्ट काम में ले रहे हैं, उस पार्ट के अंदर उसी प्लांट का उससे जैसा दिखने वाला दूसरा पार्ट ऐड कर दिया, तो कौन से टाइप का एडल्ट्रेंट होगा वो? सब्स्टिट्यूटेड विद सेम प्लांट, अनवांटेड प्लांट, वांटेड प्लांट। और दूसरे पार्ट का प्लांट ऐड कर दिया, दूसरे प्लांट का कोई पार्ट ऐड कर दिया पर दिखने में सेम था, तो क्या लिखोगे? अनवांटेड लिखोगे। ठीक है। फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि एडल्ट्रेशन का ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें कि है ना वोलेटाइल ऑयल, जो काम के केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है, वो पहले ही निकाल लिए जाते हैं और फिर वो चीज ऐड कर दी जाती है, तो कौन सा मेथड होगा? एग्जॉस्टेड मेथड होगा। और फिर ये पूछा जाता है कि एग्जॉस्टेड मेथड है या एडल्ट्रेशन है, तो वो मोस्टली कौन से टाइप के ड्रग में ऐसा देखने को मिलता है? ऐसी ड्रग जो वोलेटाइल ऑयल कंटेनिंग है, कि ऐसी ड्रग जिनमें वोलेटाइल ऑयल प्रेजेंट होता है, तो ये वाला एडल्ट्रेशन की प्रोसेस उन्हीं ड्रग के साथ परफॉर्म की जाती है। जैसे कि मान लो क्लोव है, क्लोव में से काम की चीजें पहले ही निकाल लेते हैं स्टीम डिस्टिलेशन प्रोसेस करके। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर हम बात करते हैं इवाल्यूएशन के मेथड की। तो इवाल्यूएशन के मेथड में क्या है कि इवाल्यूएशन का ऐसा कौन सा मेथड है जिसमें हम ड्रग की प्योरिटी, क्वालिटी, आइडेंटिटी उसके ऑर्गेनोलेप्टिक कैरेक्टर के बेस पे कर सकते हैं, तो कौन सा मेथड होगा? मॉर्फोलॉजिकल मेथड होगा। ठीक है। इवाल्यूएशन का कौन सा मेथड है जिसमें हम क्या है हिस्टोलॉजिकल स्टडी पता कर सकते हैं, हिस्टोलॉजिकल स्टडी के बेस पे, जैसे ट्राइकोम्स का पता करना, वो स्टोमेटा का पता करना, ये कौन सा मेथड में करेंगे? माइक्रोस्कोपिक मेथड के अंदर। फिर ये पूछा जाएगा कि पाउडर फॉर्म में कोई ड्रग है, उस ड्रग की हमें प्योरिटी चेक करनी है, तो उसके लिए इवाल्यूएशन करना है, तो कौन से टाइप का इवाल्यूएशन बेस्ट रहेगा? तो उसके लिए इवाल्यूएशन कौन सा बेस्ट रहेगा? माइक्रोस्कोपिक इवाल्यूएशन। ठीक है। फिर उसके बाद में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है जो फिजिकल इवाल्यूएशन है। तो फिजिकल इवाल्यूएशन में ऐसे कौन कौन से पैरामीटर हैं जिसके बेस पे हम फिजिकल स्टेट की बेस पे हम क्या करते हैं? क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, चेकिंग कर सकते हैं, क्रूड ड्रग का एस्से कर सकते हैं। तो फिजिकल पैरामीटर कौन कौन से थे? आपको याद हो क्लास में बताया था, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, ऑप्टिकल रोटेशन और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और मॉइस्चर कंटेंट। कई बार सीधा क्वेश्चन आ जाता है कि उन राइट द नेम ऑफ फिजिकल पैरामीटर्स दैट आर यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग, कि उन फिजिकल पैरामीटर्स के नाम लिखो जो क्रूड ड्रग के इवैल्यूएशन के लिए काम में लेते हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, साथ साथ एक एक नंबर की डेफिनेशन भी देख लो। वो पॉइंट जिस पे कोई भी ड्रग बॉईल होना स्टार्ट होती है, वो पॉइंट कोई भी ड्रग मेल्ट होना स्टार्ट होती है, उसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, है ना। तो ये फिजिकल पैरामीटर है, इनके बेस पे हम क्या कर सकते हैं? ड्रग की इवैल्यूएशन कर सकते हैं। ठीक है। अब देखो ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा। ऑप्टिकल रोटेशन में क्या लिखोगे? ऑप्टिकल रोटेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी सैंपल है उस पे जब प्लेन पोलराइज लाइट अप्लाई करते हैं,
तो वो सैंपल उस लाइट को रोटेट करवा पाता है या नहीं करवा पाता। अगर सैंपल रोटेट करवा रहा है लाइट को, तो सैंपल को तो बोलेंगे ऑप्टिकल एक्टिव और पूरी प्रोसेस को बोलेंगे ऑप्टिकल रोटेशन। तो क्या लिखोगे, ऑप्टिकल रोटेशन इज ए प्रोसेस इन विच द सब्सटेंस रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, rotate the plane polarized light known as optical active and process is known as optical rotation। अगर प्लेन पोलराइज लाइट को सब्सटेंस राइट साइड में रोटेट करेगा क्या बोलोगे, डेक्स्ट्री रोटेटरी, और लेफ्ट साइड में रोटेट करेगा तो लिवो रोटेटरी। उसके बाद एक और क्वेश्चन इसी से कि ऑप्टिकल रोटेशन में है ना क्या नोट करते हैं ड्रग का इवैल्यूएशन। जब ड्रग का इवैल्यूएशन कर रहे हैं और ऑप्टिकल रोटेशन प्रोसेस अप्लाई कर रहे हैं तो क्या नोट करेंगे, ड्रग का क्या देखा जाएगा, एंगल देखा जाएगा, एंगल ऑफ रोटेशन देखा जाएगा। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या देखा जाएगा, एब्जॉर्बेंस देखी जाएगी। बस सही वही रहेगा कंटेंट, इसमें एंगल ऑफ रोटेशन, इसमें क्या देखेंगे हम, एब्जॉर्बेंस देखी जाएगी। जब कोई भी सैंपल होल्डर है, उस सैंपल होल्डर खाली है, उस टाइम पे लाइट अप्लाई करवाई तो कितनी तो सैंपल होल्डर ने एब्जॉर्ब की, कितनी पास आउट होकर सीधी निकल गई। और जब उसमें हमने कोई सैंपल रख दिया तब कितनी एब्जॉर्ब हुई और कितनी सीधी निकल गई, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला पूछा जाता है, याद रखना, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, की खाली के अंदर तो लाइट कितने वेग से जा रही है, और अगर जब हमने सैंपल रख दिया, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, जब सैंपल रख दिया तो तब कितनी एब्जॉर्ब हो रही है लाइट, ये देखा जाएगा। मॉइस्चर कंटेंट क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, तो मॉइस्चर कंटेंट में क्या लिखोगे आप, मॉइस्चर कंटेंट एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर। सीधा आ जाए कि आप मॉइस्चर कंटेंट के बारे में थोड़ा सा समझाओ, जब पेपर घुमाना हो तो कैसे भी घुमा सकते हैं। तो क्या लिखोगे, मॉइस्चर कंटेंट एक इंपॉर्टेंट क्या होता है, पैरामीटर होता है, जो कि क्या करता है, ये डिसाइड करता है कि हमारी जो ड्रग है उसकी सेल्फ लाइफ कितनी है, कितने टाइम तक ड्रग टिकेगी, कितनी स्टेबल है। क्योंकि जितना ज्यादा मॉइस्चर होगा, नमी होगी कोई भी ड्रग में, उसके खराब होने के चांसेस उतने ही बढ़ जाते हैं, क्योंकि नमी के अंदर माइक्रोब्स ज्यादा ग्रो करते हैं, जल्दी ग्रो करते हैं। इसलिए मॉइस्चर कंटेंट एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर है ड्रग के इवैल्यूएशन का। ना तो मॉइस्चर ज्यादा होना चाहिए और ना ही कम होना चाहिए। तो मॉर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन के बारे में डिस्कस कर लिया हमने, जो भी क्वेश्चन बनने थे। उसके बाद में मॉर्फोलॉजी के बाद में हमने डिस्कस कर लिया हमारा दूसरा इवैल्यूएशन का मेथड था फिजिकल मेथड। ठीक है, और फिजिकल मेथड के बाद में तीसरा मेथड आता है कौन सा, केमिकल मेथड। अब केमिकल मेथड में हम क्या करते हैं कि ऐसा कौन सा मेथड है इवैल्यूएशन का जिसमें हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के नेचर के बारे में, क्वालिटी, क्वांटिटी और कंसंट्रेशन के बेस पे हम टू ड्रग का इवैल्यूएशन करते हैं। तो क्या लिखोगे, केमिकल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। और या फिर ऐसे पूछा जाएगा कि केमिकल का यूज करके है ना ड्रग का इवैल्यूएशन कौन से टाइप के इवैल्यूएशन मेथड में करते हैं, केमिकल में। और केमिकल के अंदर फिर हमें जैसे फिजिकल में ये वाले टर्म्स हमने पढ़ी है, ऐसे ही केमिकल्स में कौन कौन से टर्म्स पढ़ोगे भाई, तीन डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट है तीनों के तीनों। तो डेफिनेशन सीधी सीधी पूछी जाती है, डिफाइन एसिड वैल्यू, डिफाइन सैपोनिफिकेशन वैल्यू और डिफाइन आयोडीन वैल्यू। एसिड वैल्यू, सैपोनिफिकेशन वैल्यू और थर्ड आएगी हमारी आयोडीन वैल्यू। ये तीनों के तीनों है ना केमिकल मेथड में आते हैं इवैल्यूएशन में, कि इनके बेस पे हम केमिकल का यूज करके ये डिसाइड करते हैं कि ड्रग प्योर है या नहीं है। ठीक है, बस इनमें इतना सा फंडा याद रखना है, 100 ग्राम फैट और ऑयल है। ठीक है, अब 100 ग्राम फैट और ऑयल में फ्री फैटी एसिड और दो टाइप के फैटी एसिड कंबाइन होते हैं, कंबाइन फैटी एसिड। कि जो 100 ग्राम फैट या ऑयल है उसमें फ्री फैटी एसिड है, उनमें जो और सब्सटेंस प्रेजेंट उनके साथ वो जुड़े हुए नहीं है, अनसेचुरेटेड फॉर्म में प्रेजेंट है। कंबाइन का मतलब क्या है, सेचुरेटेड है, किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ जुड़े हुए हैं। अब जो 100 ग्राम फैट और ऑयल है, तो 100 ग्राम फैट और ऑयल के अंदर क्या होगा, जो फ्री फैटी एसिड है उनको न्यूट्रल करना है हमें, कि ना तो वो एसिड रहे ना वो बेस रहे। जो भी फ्री एसिड ट्रेवल कर रहे हैं फैट, 100 ग्राम फैट और ऑयल में, उनको हमें क्या करना है, न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए कितने mg पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की रिक्वायरमेंट होगी, वो उसकी एसिड वैल्यू होगी। ठीक है, तो एसिड वैल्यू में क्या लिखोगे, ऐसे लिखना है
ग्राम ऑफ नहीं mg ऑफ सॉरी mg ऑफ KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड required to neutralize the free fatty acid in 100 ग्राम फैट और ऑयल। ठीक है, कि कितने mg KOH की जरूरत होगी न्यूट्रलाइज द फ्री फैटी एसिड, फ्री फैटी एसिड को न्यूट्रल करने के लिए 100 ग्राम फैट और ऑयल के अंदर, 100 ग्राम फैट और ऑयल है उसके अंदर फ्री फैटी एसिड ट्रेवल कर रहे हैं, उनको हमें न्यूट्रल करना है। तो न्यूट्रल करने के लिए कितने mg KOH की रिक्वायरमेंट होगी एसिड वैल्यू। और अगर यहाँ पे फ्री की जगह पे कंबाइन और जोड़ दूं, फ्री और कंबाइन फैटी एसिड, जो फ्री फॉर्म में फैटी एसिड है उनको भी और जो कंबाइन फॉर्म में फैटी एसिड है उनको भी, दोनों टाइप के फैटी एसिड को हमें न्यूट्रल करना है। उसके लिए कितने mg KOH की रिक्वायरमेंट होगी नॉन एज सैपोनिफिकेशन वैल्यू। और आयोडीन वैल्यू क्या होगी कि 100 ग्राम कोई भी फैट और ऑयल है, ठीक है, तो वो कितनी आयोडीन एब्जॉर्ब कर रहा है नॉन एज आयोडीन वैल्यू। ठीक है, 100 ग्राम फैट और एब्जॉर्बेंस ऑफ आयोडीन बाय द 100 ग्राम फैट ऑयल की, कोई भी 100 ग्राम फैट ऑयल है उसके थ्रू कितनी आयोडीन वैल्यू क्या है एब्जॉर्ब की जा रही है, क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी वेट है उसके थ्रू। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है भाई कि आयोडीन वैल्यू बढ़ेगी तो उससे क्या होगा, जिस भी सब्सटेंस की जितनी ज्यादा आयोडीन वैल्यू होगी वो सब्सटेंस उतनी ही जल्दी खराब होगा, इसीलिए हम आयोडीन वैल्यू पढ़ते हैं। इससे ये पता चल जाता है कि जो सब्सटेंस जितना ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब करेगा इसमें क्या वो उतनी ही जल्दी रेंसिड होगा, खत्म होगा, ठीक है, खराब होगा। तो आपको याद रखना है कि जैसे जैसे आयोडीन वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे जो शेल्फ लाइफ है वो कम होगी और उसके रेंसिड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारा मोर्फोलॉजिकल इवैल्यूएशन से एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए, फिजिकल से एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए, केमिकल से एक एक नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब हम लास्ट चलते हैं माइक्रोस्कोपिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन। तो माइक्रोस्कोपिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में एक एक नंबर के क्वेश्चन कौन से आएंगे। माइक्रोस्कोपिक मेथड ऑफ इवैल्यूएशन में सीधा सा क्वेश्चन है कि भाई पाउडर फॉर्म के लिए मोस्टली ये इवैल्यूएशन सुटेबल होता है पाउडर ड्रग के लिए। दूसरा आप क्या याद रखना है कि अनऑर्गेनाइज फूड ड्रग के लिए कौन सा मेथड सुटेबल नहीं है। माइक्रोस्कोप में अनऑर्गेनाइज फूड ड्रग के बारे में किसी भी टाइप का इवैल्यूएशन या स्टडी हम नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर आपको ये याद रखना है कि माइक्रोस्कोप में आप क्या कर सकते हो, एक्सोनोमिकल स्टडी, हिस्टोलॉजिकल स्टडी कर सकते हो टिश्यूज के बारे में। तो इतना याद रखना है, हिस्टोलॉजिकल स्टडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में। इसमें हम किन किन के बारे में स्टडी करते हैं कि मान लो कोई भी ड्रग्स है लीफ काम में लेने तो एपिडर्मिस के बारे में, उसके बाद में स्टोमेटा के बारे में स्टडी कर सकते हैं और ट्राइकोम्स के बारे में स्टडी कर सकते हैं। कोई ड्रग में कैल्शियम ऑक्जिलेट है तो उनके बारे में, ऑयल ग्लैंड है तो उनके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं। मेन सीधा सा ये है कि प्लांट के जो भी टिश्यू हैं उनके बारे में हम मोर्फोलॉजिकल जो इवैल्यूएशन में उनमें माइनर स्टडी करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं जो खुली आंखों से हम नहीं देख पाते हैं या फिर कोई दूसरे मेथड, जब सारे मेथड फेल हो जाते हैं तो उस टाइम के लिए ये मेथड हम काम में लेते हैं और पाउडर फॉर्म के लिए सुटेबल मेथड है, ठीक है। अब इसमें एक एक नंबर के क्वेश्चन क्या याद रखने हैं आपको, इन दो चीजों के बारे में पढ़ना है भाई। स्टोमेटा क्या होते हैं, डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे, पोर्स आर प्रेजेंट इन प्लांट लीफ, मतलब प्लांट की जो लीफ है उन लीफ में मिडरीफ और मार्जिन के बीच में, ये मान लो कि लीफ है और लीफ के अंदर ये क्या है, ये मिडरीफ है, ये मार्जिन है, यहाँ पे छोटे 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 बहुत सारे राउंडेड राउंडेड पोर्स होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, लीफ के पोर होते हैं जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं। दूसरा क्वेश्चन, पहला तो स्टोमेटा क्या होते हैं, प्लांट के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं जो लीफ के अंदर प्लांट के पोर्स होते हैं, पोर्स ऑफ द प्लांट दैट इज प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ लीफ, ठीक है। स्टोमेटा प्लांट के अंदर जो पोर्स होते हैं उनको बोलते हैं, कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, लीफ के सेंटर में प्रेजेंट होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, सेंटर में प्रेजेंट होंगे लीफ में, कहाँ पे, मिडरिब और मार्जिन के बीच में प्रेजेंट होंगे। तो इतना याद रखना है।
अब दूसरा और क्या याद रखना, पहला क्वेश्चन था स्टोमेटा क्या होते हैं, तो स्टोमेटा भी प्लांट्स में लीफ के अंदर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं जो कि क्या है एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जिनके बेस पे हम प्लांट की प्योरिटी, क्वालिटी, इफिकेसी और एफिकेसी और एफिशिएंसी चेक कर सकते हैं। सीधा सा मतलब ये है कि एक पैरामीटर होता है और स्टोमेटा एक पोर होता है जो लीफ में सेंटर में प्रेजेंट होता है, जिसके बेस पे हम प्लांट का इवाल्युएशन कर सकते हैं, इवाल्युएशन करने में हेल्प करता है। ठीक है। दूसरा फिर क्या है, स्टोमेटा के चारों तरफ कौन सी सेल प्रेजेंट होंगी, ये याद रखना है। गार्ड सेल्स प्रेजेंट होती है स्टोमेटा के चारों तरफ, जिनका काम क्या होता है, स्टोमेटा को प्रोटेक्शन करना, प्रोटेक्ट करना, ये भी याद रखना है। इतना पढ़ लिया, स्टोमेटा क्या होते हैं ये भी याद रखना है, कहाँ प्रेजेंट होंगे, लीफ के सेंटर में, चारों तरफ कौन सी सेल्स होंगी, गार्ड सेल्स, उनका नाम क्या है, ऐसे पूछ सकता है। गार्ड सेल्स काम क्या है, प्रोटेक्ट करना स्टोमेटा को। ठीक है। अब गार्ड सेल्स के चारों तरफ और कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, सब्सिडरी सेल्स, सब्सिडरी सेल्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है। तो गार्ड सेल्स के चारों तरफ कौन सी सेल्स, अगर ये पूछे स्टोमेटा के चारों तरफ कौन सी सेल्स प्रेजेंट होंगी, गार्ड सेल्स। दूसरा क्वेश्चन, गार्ड सेल्स का फंक्शन पूछ सकता है, प्रोटेक्शन करना। फिर गार्ड सेल्स के अलावा एक और सेल्स प्रेजेंट होंगी जिनका नाम क्या है, सब्सिडरी सेल्स। और ऐसे पूछेगा, इन्हीं के बेस पे हम क्या करते हैं, स्टोमेटा के टाइप को क्लासिफाई करते हैं, क्लासिफाई टाइप ऑफ स्टोमेटा। ठीक है। या फिर ऐसे आ जाएगा कि विच सेल्स ऑफ स्टोमेटा, कौन कि कौन सी सेल्स के ऊपर स्टोमेटा को क्लासिफाई किया गया है। ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा, विच सेल्स ऑफ स्टोमेटा, हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टोमेटा विच सेल्स, कि कौन सी सेल्स के बेस पे स्टोमेटा को क्लासिफाई करते हैं, सब्सिडरी सेल्स के बेस पे क्लासिफाई करते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, दूसरा गार्ड सेल, तीसरा इसका काम, चौथा दूसरी सेल्स कौन सी होंगी, पांचवा फिर स्टोमेटा क्लासिफिकेशन कौन सी सेल्स के बेस पे करते हैं, इनके बेस पे करते हैं। और छठा क्वेश्चन, स्टोमेटा का फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, एक्सचेंज ऑफ जैसे सीधा सीधा पूछा जाता है, राइट द फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा का मेन फंक्शन होता है गैसों का एक्सचेंज करना, कि जब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही होती है उस टाइम पे ऑक्सीजन और CO2 का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन है वो कौन करता है, एक्सचेंज कौन करेगा, स्टोमेटा की हेल्प से ही होता है। ठीक है। अब दूसरा पढ़ते हैं, ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स क्या होते हैं, प्लांट हेयर्स एंड स्पेसिफिक कैरेक्टर्स that are used for evaluation of drugs, कि प्लांट के हेयर होते हैं, ये तो स्टोमेटापोर होते हैं, ये क्या होते हैं, प्लांट के हेयर होते हैं जो कि क्या है, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, या ऐसे लिख सकते हो, ट्राइकोम्स आर द स्पेसिफिक कैरेक्टर्स, या फिर प्लांट के हेयर, ट्राइकोम्स आर द स्पेसिफिक कैरेक्टर प्लांट हेयर दैट यूजफुल फॉर इवाल्युएशन ऑफ पर्टिकुलर ड्रग्स, कोई भी ड्रग है उसके इवाल्युएशन करने के लिए काम में आते हैं। ये एक पर्टिकुलर पैरामीटर होते हैं प्लांट के, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट अवेलेबल होते हैं। ये तो लीफ में प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, और ट्राइकोम कहाँ प्रेजेंट होंगे, किसी प्लांट के बार्क पे प्रेजेंट होते हैं, किसी प्लांट के रूट पे प्रेजेंट होते हैं, किसी प्लांट के लीफ पे प्रेजेंट होते हैं, किसी प्लांट के सीड पे प्रेजेंट होते हैं, और किसी प्लांट के फ्रूट पे प्रेजेंट होते हैं। मीन्स प्लांट के किसी भी पार्ट के ऊपर प्रेजेंट होंगे, हेयर की जैसी स्ट्रक्चर होगी, बालों की जैसी स्ट्रक्चर होगी, और जिसका मेन काम क्या होगा, ये एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, इवाल्युएशन करने के काम में आता है। और वैसे जैसे स्टोमेटा का हमने देखा था मेन फंक्शन एक्सचेंज ऑफ गैस, तो ट्राइकोम का मेन फंक्शन क्या होगा, सिक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। जब वाटर का इनका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होगा जाइलम फ्लोएम के थ्रू, तो उस टाइम पे सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का काम कौन करेगा, ट्राइकोम्स करेगा। तो इतना भी आपको याद रखना है कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमेटा का काम होता है, और सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन किसका काम होगा, ट्राइकोम्स का काम होगा। तो मैं भी आपको आज की जितनी भी क्लास अभी तक हमने डिस्कस की है, स्टार्टिंग के फार्माकोग्नोसी के 3 चैप्टर हमने डिस्कस किए थे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, थ्योरेटिकल कंटेंट था। और थ्योरेटिकल कंटेंट में पहला चैप्टर, सेकंड और थर्ड, स्टार्टिंग के 3 चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन जिस भी तरीके से पुटअप हो सकते थे एग्जाम में, उस तरीके से मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट करने की ट्राई की है। एक बार आप क्लास को 2 या 3 बार देखोगे तो अच्छे से सारा कंसेप्ट बेस पे मैंने समझा है, ना कि ऐसे कि मैंने
आंसर लिख दिया, क्वेश्चन लिख दिया, तो आपको कंसेप्ट जैसे जैसे जोड़ के पढ़ोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, है ना। तो मेरे को एक्सपेक्ट है कि आज के जितने भी हमने 3 चैप्टर के एक एक नंबर के 1 मार्क के क्वेश्चन डिस्कस किए, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही क्लासें मैं आपके सामने रिप्रेजेंट करता रहूं, ऐसा ही कंटेंट लेके आता रहूं, तो आप कमेंट जरूर करना और क्लास में डेली रूटीन पे क्लास में बने रहना और क्लास को लास्ट तक देखना है, स्किप आपको नहीं करना है, ठीक है। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो एनपी फार्मा एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।